नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पे चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। हार की हैट्रिक से डरा विपक्ष, मोदी विरोधी हुए एकजुट। बेंगलुरु में स्पेशल 26 दलों की लैंडिंग। सोनिया गांधी के नेतृत्व में आज डिनर डिप्लोमेसी, कल विपक्ष की बड़ी बैठक। विपक्षी एकता को अब एनडीए दिखाएगी अपना दम। दिल्ली में कल बीजेपी सहयोगी दलों के साथ करेगी बड़ी बैठक। कई नए दल होंगे शामिल। बीजेपी के दम से विपक्ष बेदम। महाराष्ट्र में सियासी ड्रामा जारी। 4 दिन में तीसरी बार शरद पवार से मिले अजित गुट के नेता। कल विपक्ष की बैठक में शामिल होने बेंगलुरु जाएंगे शरद पवार। संविधान पीठ को सौंपा जा सकता है दिल्ली अध्यादेश का मामला। सुप्रीम कोर्ट ने दिए संकेत। अरविंद केजरीवाल को लगा बड़ा झटका। यूपी एटीएस के शिकंजे में सीमा हैदर, पूछताछ जारी। पूछताछ में पाकिस्तानी सेना का कनेक्शन, जल्द हो सकता है बड़ा एक्शन। आज खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात मोदी वर्सेस परिवारवाद पार्टियों की। हार की हैट्रिक से विपक्ष डरा हुआ है। मोदी के डर से विपक्ष एकजुट हो रहा है। पहले पटना, उसके बाद अब बेंगलुरु की बारी है। बेंगलुरु में विपक्षी दलों की दूसरी बैठक होनी है, जिसको लेकर कुछ आज पहुंचे हैं तो कुछ कल नजर आएंगे। इस 2 दिवसीय बैठक में 26 पार्टियों के शामिल होने की खबर है। बड़ी मीटिंग कल सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक होगी। उसके बाद ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विपक्ष के नेता अपना एकजुट एजेंडा बताएंगे। पर उसके पहले आज डिनर डिप्लोमेसी पर विपक्ष के नेता मंथन करेंगे। सोनिया गांधी के नेतृत्व में आज रात विपक्षी नेताओं के लिए डिनर का आयोजन किया गया है। कल बैठक, आज डिनर। क्या कुछ है विपक्ष की रणनीति? देखिए, विपक्ष की रणनीति तो मुझे समझ में नहीं आ रही है कि भाई आप करना क्या चाह रहे हो। आप देश को यह बताना चाह रहे हो कि सारे लोग मोदी के खिलाफ इकट्ठा हो रहे हैं। ये किस तरह से इकट्ठा आप हो रहे हो? केजरीवाल को सोनिया गांधी चिट्ठी लिख करके बुलाती है। ये घोषणा भी करवाया जाता है कि अध्यादेश पे अरविंद केजरीवाल के साथ है, हम साथ साथ हैं। उधर वो डिनर कर रहे हैं और उधर दिल्ली में कांग्रेस पार्टी की जो लोग हैं वो केजरीवाल के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं कि ये बिल्कुल नकारा चीफ मिनिस्टर है और ये जो बाढ़ आई है उसके लिए जिम्मेदारी लेनी चाहिए। जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। उधर केस मुकदमा चल रहा है, कहां? बंगाल के अंदर। आप ये नैरेटिव सिर्फ क्रिएट करके राहुल गांधी की लॉन्चिंग के लिए अगर आप सारे लोगों को इकट्ठा कर रहे हो तो इसमें भी कांग्रेस पार्टी को सफलता हासिल नहीं होने वाली है। क्यों? क्योंकि चाहे वो ममता बनर्जी हो, चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे वो तेजस्वी यादव हो, नीतीश कुमार हो या फिर केजरीवाल हो, ये बड़े बड़े जो प्लेयर्स हैं, ये 2024 के चुनाव में एक भी सीट कांग्रेस पार्टी के लिए खाली करने को तैयार नहीं है। अब देखना यह है कि कांग्रेस पार्टी क्या खुद को लुटा के मोदी को हराने के इस मुहिम में कहां तक आगे जाती है। क्योंकि अगर मीटिंग हुई है और जैसा कि बताया जा रहा ये आखिरी मीटिंग है, तो इस मीटिंग में 3-4 चीजें तय होनी चाहिए। नंबर 1, सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या होगा, इस गठबंधन का लीडर कौन होगा, इस गठबंधन की नीति क्या होगी, इस गठबंधन का फ्यूचर प्लान क्या होगा। देश को आगे लेकर के जाना है, डेमोक्रेसी को मजबूत करना है, यही बात बताया जा रहा है ना। तो ये भी बताना ज़रूरी होगा कि भाई कैसे आप मजबूत करोगे, कैसे इकॉनमी को लेकर के जाओगे, या फिर कि सारे चोर चोर मौसेरे भाई एक जगह इकट्ठा होकर के आप ये तय कर लोगे कि ईडी और सीबीआई से बचने का तरीका यही है कि एक साथ खड़े हो जाओ, तब तो देश की जनता आपको रिजेक्ट कर देगी।
तो कल विपक्ष की बड़ी बैठक होनी है और कल का दिन भी बेहद खास है क्योंकि कल बेंगलुरु में मोदी विरोधी माथापच्ची करेंगे तो दिल्ली में एनडीए अपना दम दिखाएगी। एनडीए के 25 साल पूरे होने पर सिल्वर जुबली मनाई जा रही है। इसे लेकर कल दिल्ली में बीजेपी के सहयोगी दलों की बड़ी बैठक आयोजित की गई है, जिसमें बताया जा रहा है कि 38 राजनीतिक दल हिस्सा लेंगे। कई नए दल बीजेपी में शामिल होंगे। कर्नाटक में बीजेपी के साथ जेडीएस की गठबंधन की खबर है तो आज अमित शाह के साथ चिराग पासवान ने मुलाकात की है। साथ ही उपेंद्र कुशवाहा, मुकेश सहनी भी कल बैठक में शामिल होंगे। एक तरफ 26, एक तरफ 38, कौन किस पर है भारी? देखिए, मैं बार बार शुरुआती दौर से कह रहा हूं कि जो विपक्ष की जो बैठक हो रही है ये सिर्फ एक नैरेटिव क्रिएट करने के लिए कि मोदी के खिलाफ सारा देश खड़ा हो गया है और इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या 14 पहले बताया गया, फिर 19, फिर उसके बाद 24, अब ये बताया जा रहा है कि बेंगलुरु में 26। जब लड़ाई परसेप्शन की है कि कौन कितनी पार्टियों को इकट्ठा कर सकता है, अपने साथ लेकर के आ सकता है, तो ईंट का जवाब पत्थर से दिया गया है। एनडीए की 25वीं सालगिरह है और वहाँ 26 के जवाब में 38 पार्टियों को इकट्ठा कर लिया गया है। तो ये तो नैरेटिव विपक्ष के खिलाफ चला गया। लेकिन एक बात कहना पड़ेगा, राजनीति में ये पलटू राम जो होते हैं वो कहाँ क्या किस स्थिति में पाए जाते हैं। एनडीए का 25 साल, और आपको मालूम है ये एनडीए की शुरुआत किसने की थी कि एक एनडीए होना चाहिए। ये जेडीयू के अब तक के सबसे बड़े लीडर जॉर्ज फर्नांडिस और एनडीए के सबसे पहले कन्वीनर, जिस तरह से यूपीए की कन्वीनर शुरू से लेकर अभी तक सोनिया गांधी रही हैं, वो जॉर्ज फर्नांडिस हुआ करते थे एनडीए के कन्वीनर, जिनके चेले कौन? नीतीश कुमार। और नीतीश कुमार ने उनके साथ दगा करके पार्टी के ऊपर कब्जा किया। अब वो एनडीए का हिस्सा भी नहीं है, वो सोनिया गांधी के पीछे पीछे कदम ताल करते हुए बेंगलुरु में नजर आ रहे हैं। तो ये जो जवाबी कार्रवाई बीजेपी की तरफ से की गई है कि आपने विपक्षी एकता दिखाई है, 26 आपने इकट्ठा किया, हम 38 इकट्ठा करके आपके इस हमले, इस नैरेटिव को जो है हम ध्वस्त करते हैं और इस पे बीजेपी कामयाब होती दिखाई दे रही है। जी, अब बात करते हैं महाराष्ट्र की राजनीति की, क्योंकि अजीत पवार बार बार शरद पवार से मुलाकात कर रहे हैं, जो कई सवाल खड़े कर रहा है। अजीत पवार और उनके गुट के एनसीपी विधायक लगातार दूसरे दिन शरद पवार से मिलने के लिए मुंबई के वाईबी चौहान सेंटर पहुंचे। बड़ी बात यह है कि 4 दिनों में तीसरी बार अजीत पवार गुट ने शरद पवार से मुलाकात कर सभी को चौंका दिया है। अंदर की खबर तो यह है कि अजीत गुट शरद पवार को मनाने की कोशिश में लगा है, तो वहीं कल शरद पवार विपक्षी दलों की बैठक में शामिल होने के लिए बेंगलुरु जाएंगे। बार बार मुलाकात करने के लिए अजीत गुट पहुंच रहा है। चल क्या रहा है एनसीपी? देखिए, शरद पवार के जैसे शातिर नेताओं को हिंदुस्तान ने कभी नहीं देखा। वो कब किस समय लोग, या यूं कहें तेजस्वी यादव ने नाम दिया है नीतीश कुमार को पलटू राम, शरद पवार से बड़ा कोई नहीं। और ये तो मुझे लग रहा है चाचा भतीजा को अंदर अंदर बड़ा खेल खेल रहे हैं। ये बार बार आप चले जा रहे हो, सारे लोग कल भी गए, आज भी गए, और बाहर आकर के बताया जाता है कि मैं आशीर्वाद ले रहा हूं। कल बताया गया कि हम लोग गए, वहां शरद पवार बैठे हुए थे, उनके पैर के चारों तरफ सारे लोग बैठ गए, वो सारे लोग उनको कहते रहे, मनाते रहे, और वो एक शब्द नहीं बोले, आशीर्वाद लेकर के ये लोग चले आए। भाई बात सिर्फ इतनी थी तो फिर आज क्यों चले गए? कल तक ये शरद पवार ने कल ये कहा था कि वो नहीं जाएंगे बेंगलोर, आज वो कह रहे हैं कि जा रहे हैं, फिर मीटिंग भी हो रही है। ऐसा लग रहा है कि शरद पवार कुछ दिनों के बाद मोदी के साथ खड़े नजर आएंगे। वो एक सिर्फ बहाना ढूंढ रहे हैं कि मैं क्या करूं, मेरे सारे पार्टी के लोग चाहते हैं कि मैं मोदी के साथ चला जाऊं। ये एक एलिबाई, एक बहाना, क्योंकि राजनीति में कुछ भी पॉसिबल है। क्योंकि अब तो ये खुलासा भी हो गया कि ये जो शरद पवार से तथा कथित बगावत करके अजीत पवार ने रात के अंधेरे में, जिसमें एमपी की सरकार नहीं बनी थी, चुनाव नतीजों के बाद
देवेंद्र फडणवीस के साथ उन्होंने डिप्टी सीएम का जो शपथ ली थी, अब तो खबर आ गई, उसके बारे में सारे लोग बता चुके कि इस पूरे प्लान के पीछे शरद पवार ही थे। और जब मसला वो बना नहीं तो उन्होंने इस पूरे कवायद से, पूरे प्लान से अपने आप को अलग कर लिया और उसके बाद एमवीए बना करके आपने नई सरकार बना ली और उसमें जिस शख्स ने बगावत की उसको डिप्टी सीएम बना दिया। आप ये देखिए, अजीत पवार को बाहर नहीं निकाला गया भाई, पार्टी के साथ पूरा बगावत हो गया भाई। अजीत पवार को आपने अभी तक बाहर क्यों नहीं किया पार्टी से? तो मुझे लग रहा है कि ये कोई अंदर खाने बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है। ये कांग्रेस पार्टी को बहुत बड़ा धोखा मिलने वाला है एनसीपी के हाथों। जी, अब बात अध्यादेश मामले में केजरीवाल को लगे सुप्रीम कोर्ट से बड़े झटके की। दिल्ली में अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग से जुड़े केंद्र सरकार के अध्यादेश के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई। इस दौरान केजरीवाल सरकार ने दलील दी कि इस मुद्दे को टाला नहीं जा सकता क्योंकि इससे व्यवस्था पर असर पड़ रहा है। वहीं मोदी सरकार ने इस मामले को संसद के मॉनसून सत्र के बाद सुने जाने की अपील की है। हालांकि इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मामले को 5 जजों की बेंच के पास भेजा जा सकता है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई 20 जुलाई तक के लिए टाल दी है। अगर बड़ी बेंच में सुनवाई होती है तो केजरीवाल के लिए कितना बड़ा झटका होगा? देखिए, सरकारी वकील ने कहा कि भाई मानसून सेशन के बाद आप लेकर के जाएं इसको। क्यों? क्योंकि मानसून सेशन में इस अध्यादेश को बाकायदा पेश कर दिया जाएगा, कानून बन जाएगा। फिर ना सुप्रीम कोर्ट कुछ कर सकेगा, ना बाकी कुछ लोग कुछ कर सकेंगे, क्योंकि इसका जो आधार है इस अध्यादेश का, ये सुप्रीम कोर्ट का वही फैसला है जिसको लेकर के केजरीवाल कह रहे हैं कि यह अध्यादेश उस सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर कुठाराघात है। यह अध्यादेश सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ आया है, क्योंकि उसी फैसले के 95 पैरे में यह बताया गया कि चूंकि कानून नहीं है, इस वजह से यह फैसला लिया जा रहा है। तो सरकार क्या करेगी कि भाई कानून बना देते हैं, मामला खत्म हो जाएगा। तो खैर, दिक्कत क्या है, केजरीवाल चाहते हैं कि जितनी भी जल्दी हो सके ये सर्विसेज, ये विजिलेंस डिपार्टमेंट, ये सब हमारे हाथ में आ जाए, ताकि वो जो घोटालों के ऊपर जो लगातार जो रस्साकसी हो रही है, एक के बाद एक इसकी पोल पट्टी जो खुल रही है, उसके ऊपर वो लगाम लगा सके, दस्तावेजों को गायब कर सके, अधिकारियों का ट्रांसफर कर सके, ताकि अपने कुकर्मों के ऊपर वो पर्दा डाल सके। सुप्रीम कोर्ट इस बात को समझ रही है, इसलिए उसे बार बार समय बढ़ा दे रही है। अब 20 जुलाई तक तो सेशन भी शुरू हो जाएगा, और अगर बाकायदा इसे इंट्रोड्यूस कर दिया गया तो सुप्रीम कोर्ट ज़रूर इस बात को कह सकता है कि चूंकि अब मसला पार्लियामेंट के अंदर चला गया है, कानून चल रहा है, कानून बन रहा है इसके ऊपर, तो इस पे सुप्रीम कोर्ट इसमें कोई भी दखलंदाजी नहीं कर सकता। मतलब केजरीवाल न घर के रहेंगे न घाट के रहेंगे। जी, आखिरी खबर में बात चर्चा में बनी सीमा हैदर की। इस समय पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर और सचिन की प्रेम कहानी चर्चा का विषय बनी हुई है। इसी बीच सीमा हैदर पर पाकिस्तानी जासूस होने का भी आरोप लग रहा है। वहीं अब यूपी एटीएस की टीम ने पाकिस्तानी सीमा हैदर को हिरासत में ले लिया है और गुप्त स्थान पर सीमा हैदर से एटीएस ने पूछताछ भी शुरू कर दी है। सीमा हैदर शुरू से ही एटीएस के रडार पर थी। वो नेपाल के रास्ते अपने प्रेमी सचिन से मिलने भारत आई। अब एटीएस की टीम व्हाट्सएप चैट और तमाम सबूतों के आधार पर आगे की पूछताछ कर रही है। क्या गिरफ्तार होगी सीमा हैदर? देखिए, गिरफ्तार होगी नहीं होगी वो डिपेंड करता है वो किस तरह के सवालों के जवाब में अपने आप को डिफेंड करती है। फिर से लेना भाई, देखिए, गिरफ्तार होगी या नहीं होगी ये डिपेंड करता है कि एटीएस जो सवाल उससे पूछ रही है उसके जवाब में वो क्या कहती है। एटीएस 2 वजहों से उसे अपने साथ ले गई। पहली वजह उसकी सुरक्षा, क्योंकि कई सारे लोग पाकिस्तान में, आप देखिए, सीधे कहा जा रहा है कि पाकिस्तान भेजो, उसको काटा जाएगा, सर तन से जुदा होना है उसका। दूसरी जो चिंता है वो हिंदुस्तान के कट्टरपंथियों से है, क्योंकि इस बात को समझना जरूरी है कि कोई शख्स एक बार
मुस्लिम बन जाता है, उसके बाद अगर वो इस्लाम को छोड़ता है तो शरिया कानून के मुताबिक उसको सजाए मौत है। इसकी कोई दूसरी सज़ा नहीं है। और इसीलिए पाकिस्तान में आप देखिए तो जो लोग कह रहे हैं कि दो तरीके से ट्रायल होगा, एक शरिया अदालत वहाँ पे जो फैसला सुनाती है उसमें तो उसे मौत की सज़ा होगी, और वो ब्रीच करने की सज़ा जो है वो कोर्ट की तरफ से दिया जाएगा। तो ये दोनों ही चीज़ों को लेकर के जो एटीएस के पास जानकारी आ रही है कि हिंदुस्तान में भी कट्टरपंथी उसे ख़त्म करना चाहते हैं, इसीलिए उसकी सुरक्षा को देखते हुए उसे गुप्त स्थान पर ले जाया गया है। नंबर 2, कई सारे सवाल हैं जिसका जवाब अब तक एटीएस सही ढंग से नहीं समझ पाई है। जैसे कि वो नेपाल पहुंची दुबई के रास्ते, तो उसके मददगार कौन कौन से लोग हैं, किन किन लोगों ने उसे मदद किया। दूसरा, कहा जा रहा है कि उसका भाई आर्मी में है, तो जितने भी उसके रिश्तेदार हैं, जान पहचान के लोग हैं, उनका क्या प्रोफाइल है, क्या वो सेना से जुड़े हुए लोग हैं, आईएसआई से जुड़े हुए लोग हैं। क्योंकि अगर ये शक और ये साबित हो जाता है कि भाई आईएसआई में है या फिर सेना में है, तब तो इनके सामने बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। तीसरा, जो फ़ोन वो इस्तेमाल कर रही थी पाकिस्तान से कई सारे सिम्स और कई सारे फ़ोन का वो इस्तेमाल करते हुए पाई गई है, वो फ़ोन को इसने क्यों डिस्ट्रॉय किया। एक और बड़ा सवाल और एक मिस्ट्री भी, क्या आप प्यार करती हैं तो आपने 7 महीने के जो चैट्स हैं उसको आपने डिलीट क्यों किया। अब ये सारे सवाल जो संदिग्ध बनाता है सीमा हैदर को, इसके जवाब में वो क्या कहती है उस पर डिपेंड करेगा कि पुलिस एटीएस कोर्ट जाए और जो उसको जमानत मिला हुआ है उसको वो रिव्यू में डाले, और जमानत अगर कैंसिल हो जाता है तो ये गिरफ्तार हो जाएगी, और अगर एटीएस को लगता है कि ये इनोसेंट है, इसका कोई रिश्ता आईएसआई के साथ नहीं है, तो ये बच जाएगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही, पर आज अपने शो ब्लैक एंड व्हाइट में चर्चा बेंगलुरु में विपक्ष के महाजुटान की करेंगे। तो देखना ना भूले ब्लैक एंड व्हाइट, साथ ही देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।